वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9। हमने अभी सीखा था डेफिनेशन ऑफ टू स्क्वायर्स और इस फॉर्मूले का फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल। आपकी जो बुक है क्लास 9 उसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 जो फैक्टराइजेशन के चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें एक सवाल के कुछ पार्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड है, वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए इस लेसन के एंड में एक एक्सरसाइज दूंगा, उसे पॉज कीजिए, नोट कीजिए और उस एक्सरसाइज से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये है एक्सरसाइज नंबर है 4.1, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, ये इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। इसकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है फैक्टराइज, इंस्ट्रक्शन है फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टर्स बनाने हैं, आसान सवाल आते हैं, इसमें से कुछ ऐसे सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद मुश्किल लगे आपको। तो पहले इसमें थर्ड पार्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। Third part says 100x square z square इंस्ट्रक्शन है फैक्टराइज। फैक्टराइज का जो स्पेलिंग है वो Z के साथ भी लिखा जाता है, S के साथ भी लिखा जाता है। ये अमेरिकन स्पेलिंग है, नॉर्मली हम लोग ब्रिटिश स्पेलिंग फॉलो करते हैं। तो वैसे S लिखना चाहिए, लेकिन आदतन हम Z से लिखते हैं, इसलिए कि कंप्यूटर वगैरह में भी अमेरिकन स्पेलिंग ही फॉलो की जाती है। एनीहाउ, इसके फैक्टर्स बनाने सबसे पहला काम देखिए, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। कौन सा मेथड है जिसको टर्म से फर्क नहीं पड़ता है? वो है टेकिंग कॉमन फैक्टर। क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर लग रहा है आपको? 100 है नंबर, यहाँ कोई नंबर नहीं है, या एक्स जेड है और यहाँ वाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद जो मेथड फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको सोचना जरूर है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पता होगा कि मैंने कौन से सवाल चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज की तरह के टाइप के सवाल आती हैं। वहाँ सिर्फ सवाल होगा, फैक्टर्स लिखा होगा, मेथड नहीं बताया जाएगा। सो आपको हर मेथड के बारे में सोचना होगा कि जाने कौन सा मेथड वहाँ पे काम करेगा ना। सो ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, टेकिंग कॉमन पॉसिबल नहीं है, 2 टर्म में नहीं होता, मिडिल टर्म पार्ट्स पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं हम फॉर्मूले पे, और जब फॉर्मूले पे आते हैं तो सबसे पहले हमें इसी फॉर्मूले का सोचना चाहिए। क्यों? उसकी 2 वजूहत है। एक तो मुझे माइनस का साइन नजर आ रहा है और 2 टर्म्स नजर आ रही है। सिर्फ ये चेक करना है स्क्वायर्स, क्या ये दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन सकती हैं, ठीक है। और किसकी है परफेक्ट स्क्वायर? में तब कहूंगा तब मुझे मालूम हो जाए कि किसकी परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर किसका बनेगा। अगर वो निकल आता है तो फिर हम फॉर्मूला की तरफ जा सकते हैं। 100 ये किसका स्क्वायर है? 10 का। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर है? जेड का। तो ये पूरे का पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं। माइनस का साइन आ गया। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये जो है, ये जो टर्म है, इसका स्क्वायर करने पे ये चीज वापस आ जाएगी, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये है y की पावर 4। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें तो स्क्वायर चाहिए। y4 किसका स्क्वायर होगा? y स्क्वायर का। क्यों? आपको पता है कि इंडेक्स जो किसी ब्रैकेट पे होता है वो सब फैक्टर्स पर बराबर लागू होता है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है उस एक्सपोनेंट के ऊपर जो ब्रैकेट के अंदर होता है। यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ z का 1 है, तो 2 1 जा 2, then 2 1 जा 2, z स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 2 2 जा हमें क्या चाहिए? 4। ये दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो चुकी हैं।
क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये पहली टर्म किसका स्क्वायर है 10xz का और दूसरी टर्म किसका स्क्वायर है y स्क्वायर का। ना फॉर्मूले को हम किसी भी x y की फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे फॉर्मूले को मैं कैपिटल अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, तो ये 3 डॉट तक आ जाएंगे रीजनिंग के लिए। ये बन जाएगा ए से मुराद पहली टर्म है, बी से मुराद सेकेंड टर्म है, ए माइनस बी। इस तरह से आप ए बी की कैपिटल लेटर में लिख लेंगे और ए बी ये जो भी लिख रहे हैं, तो नॉर्मली इस सवालात से ये मिक्सअप नहीं होंगे, ये अलग ही रहेगा फॉर्मूला। ना ए की जगह पे क्या आ रहा है 10xz और बी की जगह पे क्या आ रहा है ये बी स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है वाई स्क्वायर का। इसका मतलब हमें ये जो आंसर लेके आना है, इस आंसर में जहां जहां भी ए लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 10xz, और जहां जहां भी बी लिखा हुआ है वहां हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर। फैक्टर्स बन जाएंगे। फॉर्मूला इज जस्ट फिलिंग द वैल्यूज। ये फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके क्या आ रहे हैं a प्लस बी, ये पहला फैक्टर है a प्लस बी। a की जगह पे आएगा 10xz प्लस b, b की जगह पे आएगा वाई स्क्वायर। दूसरा फैक्टर है a माइनस बी, a की जगह पे आ गया 10xz और b की जगह पे माइनस का साइन आ गया पहले, फिर b आएगा, b की जगह पे आएगा वाई स्क्वायर। ये हमने फैक्टर्स बना लिए 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई 4 के हमने फैक्टर्स बनाए जो आए 10xz प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फैक्टर आया 10xz माइनस वाई स्क्वायर, और इसके लिए हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो इससे मिलता जुलता ही एक और सवाल आपकी किताब से ही ले रहा हूँ और इसी फॉर्मूले से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि That was part 3। मैं चाहूँगा कोई ऐसा सवाल हो जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हो, उसे किया जाए। So first I am doing part 5 here। फिर इसको आगे लेके चलेंगे। Now part 5 says (64 over 81 f square minus, which is the most important thing here, (81 over 64 G4)। अब मैं पूरी स्टोरी को रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि हम इसी फॉर्मूले के सवाल कर रहे हैं। सो आई विल क्विकली rush to get this question into the form of difference of squares। Now ये पहली टर्म है, माइनस है, दूसरी टर्म है, सब कहानी सेम है। Now कई परफेक्ट स्क्वायर है, इस टर्म में जितनी भी चीजें याद रखें, एक तो 64 यहाँ है, 64 यहाँ है, क्या हम कॉमन लेने का सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। 81 यहाँ है, 81 यहाँ है, क्यों नहीं सोच सकते? यहाँ 64 न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, यहाँ ये डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, आंसर कॉमन नहीं आएगा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं? ये सोचना चाहिए सबसे पहले। तो ये 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। f स्क्वायर किसका स्क्वायर है? f का। तो इस तरह से ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज होगी। सेम वे यहाँ जाएंगे, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। और g की पावर 4 ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है g स्क्वायर का। दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी हैं ना। अब क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये a है, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है b है। फॉर्मूले को लिख लेते हैं एक मरतबा।
ए स्क्वायर मैंने इसे रिवर्स कर दिया ऑर्डर पे, लेकिन मैं बता चुका हूँ ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होगा 8/9f माइनस 9/8g² 8/9f प्लस 9/8 Now, it's looking complicated. Same method. कोई अक्लमंदी का काम इसमें नहीं है। आपने अपनी अकल को अगर इस्तेमाल करना तो इस स्टेज में इस्तेमाल करना है। इसके बाद में सिर्फ प्रोसेस है, लिखना है खुद ब खुद। कुछ चीज़ को इधर लिखना है, कुछ को इधर लिखना है। जस्ट रीराइटिंग द थिंग्स, गिविंग देम शेप। कोई नई बात नहीं है। सिर्फ इस स्टेज के ऊपर आपको अकल का इस्तेमाल करना है, अपनी मैथमेटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करना है कि ये टर्म जो दी हुई है ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर किसका, सिर्फ आपको ये ढूंढना है, स्क्वायर रूट ढूंढने हैं इनके, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी नई मैथमेटिकल चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में स्टूडेंट परेशान हों ना। एक क्वेश्चन मैं और उठा रहा हूँ यहाँ से आपकी एक्सरसाइज में से, विच इज थोड़ा सा सवाल लें, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल था कि शायद वो हमें प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट्स सी दैट। लेकिन मैं उसे कर देता हूँ कि जस्ट टू डिस्कस कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, शायद मुझे इसमें स्पेस की जरूरत पड़ जाए सवाल में। That is question number 5 and part 4 है ये। सवाल देखने में इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर एक एस्पेक्ट ऐसा देख रहा हूँ कि शायद हम उसको आगे तक लेके जाएं। लेट्स सी दैट वो कैसे पॉसिबल होगा। So let's see this question. दो टर्म्स हैं, कोई स्टोरी की जरूरत नहीं है, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये ढूंढ लेते हैं और फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी दैट ये 1/100 है। अगर हम हर चीज को अलग अलग देखें तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का है। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है। x की पावर 4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर है। ये 10y स्क्वायर का स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स के स्क्वायर हमने ढूंढ लिए। बस इतने ही इसमें काम था जो हम कर चुके हैं। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लिखना है जस्ट टू। अब सिर्फ चीज़ें हैं, हमें उन्हें जगह पे लेके जाना है। बाकी इसमें कोई इतनी अक्लमंदी की बात बाकी नहीं रह गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए। सिर्फ अरेंज कर दीजिए चीज़ों को इस शक्ल में। ए 1/10 x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर टाइम्स 1/10 x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। जब मैंने सवाल शुरू किया तो मुझे जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी वो ये थी कि शायद ये फैक्टराइजेशन यहाँ मुकम्मल ना हो। ठीक है, ये एक्चुअली तो सवाल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसमें एक फैक्टर ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा इंट्रिग कर रहा है कि इसमें शायद कुछ और करें। देखिए ये फैक्टर जो है x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस r है, इसके अंदर तो कुछ सवाल ही नहीं उठता फैक्टराइजेशन का।
सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, बीच में माइनस भी आ रहा है, तो क्या इस पर हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से? इसको मैं इस फैक्टर को यहां से उठा रहा हूं और इसको मैं साइड में लेके आ रहा हूं यहाँ पे, और इसको देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, क्योंकि मुझे ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की शक्ल नजर आ रही है। देखते हैं इसको। दिस इज 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाई स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर है तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसको आप यही छोड़ देंगे, आपका जवाब आ गया, फैक्टर्स बन गए। लेकिन सोचना चाहिए सम टाइम, अगर आपको सवाल ही इस शक्ल में दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके फैक्टर्स बनाइए, फिर आप क्या करेंगे? मैं उस एंगल से सोच रहा हूं कि अगर जबर कर दिया जाए बच्चों पे कि आपको इसी को फैक्टर्स बनाना है, अब प्रॉब्लम क्या है? इसको फैक्टर्स बनाना है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर तो नजर आ रहा है। देखिए फिर वक्त हम इस चीज को भूल जाते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सवाल मुकम्मल है। लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा बात इसमें निकाली है कि अगर सवाल इस शक्ल में हो तो आप क्या करेंगे। अगर आपको ये करना आ जाएगा तो आप यहाँ भी कर लोगे, ये एक एक्स्ट्रा बात है, लेकिन लेट्स सी दैट क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। देखिए एक्स तो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, ये आ गया, ये माइनस में वो लिख रहा हूं सिर्फ, और ये है वाई का। सवाल ये 1/10 और 10 का आप क्या करेंगे? ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, लेकिन इनको पूछे आपसे कि कौन सा नंबर है, एक नंबर है जिसका स्क्वायर करे तो आंसर 10 आए, वो कौन सा नंबर हो सकता है? अगर आपको नंबर मालूम हो जाए तो हम वो नंबर लिख देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये आप उसी सूरत में करेंगे कि आपको इस शक्ल में सवाल दिया गया है, तो कहा जाए कि इसको इसके फैक्टर्स बना दें, ये नहीं कि पॉसिबल है नहीं है, कहा जाए इसके फैक्टर्स बनाने ही हैं। अगर आप इसको छोड़ नहीं सकते तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको पता है कि ये जो नंबर है 10, ये हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, क्योंकि 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए मैं इस बात को इस शक्ल में ले आया, तो सोचें कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 10 आएगा। सपोज अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 1, 2 का करूंगा तो क्या आएगा 4, 3 का करूंगा तो क्या आएगा 9, 4 का करूंगा तो क्या आएगा 16। एनीहाउ 10 इसमें मौजूद नहीं है परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, यकीनन इन दोनों नंबर्स के दरमियान में ही कहीं होगा ना 10। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा जो कि 10 दे रहा है आपको। अब वो नंबर यकीनन कोई सिंपल नंबर नहीं है, वो 3 और 4 के दरमियान में होगा। 9 और 16 के दरमियान में 10 आएगा, तो जिसका स्क्वायर लेंगे वो भी 3 और 4 के दरमियान में होगा। क्या वो नंबर सोच सकते हैं? तो डेसिमल में होगा, वो फ्रैक्शन होगा, पता नहीं किस शक्ल में होगा। तो उसका एक आसान तरीका आपको बता देते हैं, वो ये कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे सोचे तो क्या होगा, वो 10 का स्क्वायर रूट होगा। 10 का स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू आती है? वो 3 पॉइंट समथिंग ही होगी यकीनन। वैल्यू तो इनके दरमियान में ही आएगी, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू क्या है वो तो नहीं ढूंढ सकते। तो हम उसको √10 लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक वैल्यू है, होल नंबर नहीं है ये, लेकिन वैल्यू तो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे √10, इसका स्क्वायर क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 10 किसका स्क्वायर है √10 का। इसी तरह ये 10 किसका स्क्वायर है √10 का। लीजिए बन गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा है यहाँ पे। ये होगा 1/√10 x माइनस √10 y 1/√10 x प्लस 10√y। ये फैक्टर्स बन गए इस फैक्टर के। अगर हमें कहें कि इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करें, मैक्सिमम फैक्टराइज कर दें, मुझे नहीं मालूम इसके लिए कौन सा लफ्ज आना चाहिए, लेकिन इस शक्ल में अगर सवाल हो और कहा जाए कि इसको फैक्टर बनाने ही है, फिर तो आप मजबूर हैं इस तरीके को यूज करने के। अदरवाइज इस सवाल को
फिर फैक्टर्स बन चुके हैं, हम इसे यही छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मजबूर करे कि नहीं जी इसके कम से कम 3 फैक्टर बना के दिखाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमें इस फैक्टर को मजीद फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसकी जो आंसर आएगा वो ये होंगे। तो इस फैक्टर की जो कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/10x² प्लस 10y², और इसकी जगह अब ये दो फैक्टर आ जाएंगे, 1/10x प्लस 10/10y, फिर 1/10x माइनस √10y। ये 3 फैक्टर हैं। किसी तरह से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाए कि साहब इसको आप कंप्लीटली फैक्टराइज करिए, 3 फैक्टर्स बनाइए, मुझे नहीं मालूम कैसे, कि आपको लगे कि हमें इस सवाल को यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें इसको उससे आगे करना है, तो फिर आपके पास ये सूरत रह जाती है किसी भी टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कि आप अंडर रूट का इस्तेमाल करें और नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, देन आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन ये एक मेथड अवेलेबल है। ओके, तो आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक टिपिकल एग्जांपल है इसकी, इसको कीजिए, इसके तमाम पार्ट्स को कीजिए, ठीक है। तो ये आपका टास्क बनता है कि क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स आप करके देखेंगे, प्लस मैं आपको एक रिवीजन वर्कशीट दे रहा हूँ, सिर्फ जो नाम दे चैलेंज के लिए वो आप करके देखेंगे, जो लेसन के एंड में हम आपको दिखा देंगे। ये 2 काम आप करेंगे ताकि इस फॉर्मूले के इस्तेमाल में आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं। जब आपको इस पर थोड़ी मास्टरी आ जाएगी तो फिर हम इसके फर्दर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, देन इंशाल्लाह हम अपने इस फॉर्मूले की मास्टरी करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले की मास्टरी आप सारी जिंदगी करते रहेंगे, आप उसके नए इस्तेमाल सीखते रहेंगे जब तक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर बहुत हम फैक्टराइजेशन की एरिया में ही इस फॉर्मूले को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।